हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज सैयद आसफ बशीर चौधरी के हमरा प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज के टॉक शॉक में हम 3 अहम तरीन खबरों के बारे में आपको नई अपडेट्स, नई मालूमात देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका में। अमेरिका के वाने नुमाइंदगान में एक हियरिंग हुई है जिसमें पाकिस्तान की बाज़गश्त हुई है। पाकिस्तान में इंतखाबात की बेज़ाब्तियों की बात हुई है। इसकी अहमियत क्या है, बैकग्राउंड क्या है, क्या इससे कुछ निकलेगा भी या नहीं निकलेगा, एक तो इसके ऊपर बात होगी। दूसरे नंबर पे बड़ी अहम खबर है कि ताकतवर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, उन्होंने अपनी एक टीम तश्कील देने की बात की है और शायद जो एक्लेंस ऑफ पावर हैं यानी कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ और वजारत दाखिला के दरमियान कुछ इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं। आसिफ बशीर चौधरी हमें बताएंगे। साथ ही साथ आसिफ हमें यह भी बताएंगे कि नए जो वज़ीर ख़जाना हैं उनकी शहरियत के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं। क्या डिटेल्स हैं, आइए इन सारे मौज़ूआत पर बात करते हैं। आसिफ जी, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में हम मोहसिन नकवी साहब के ऊपर बात करते हैं। तो सुना है कि मोहसिन नकवी साहब को अपनी टीम शीम बना रहे हैं, क्या कहानी है असल? देखें एजाज़, आपको पता है कि मोहसिन नकवी एक इंतहाई ताकतवर शख्सियत हैं और पंजाब में बतौर वज़ीर आला उनका आप जो तैनाती थी वो देख लें। उसके अलावा आप ख़ुद हमें बता चुके हैं कि किस तरह से 3 सूबों की वज़ारत आला के 3 हुकूमतें चलाते रहे। 3 हुकूमतें दरअसल वही चला रहे थे। तो अब गो के उनकी ये एक छोटी पोस्टिंग है, वो पहले बड़े ओहदे पे थे। उस हिसाब से देखा जाए तो वज़ारत दाखिला छोटा ओहदा है, लेकिन वो पावरफुल तो हैं और ताकतवर हलकों की हमायत भी उन्हें हासिल है। और आप देखें कि वो आज़ाद हैसियत में उन्होंने सेनेट के कागज़ भी जमा करा दिए हैं और वज़ीर दाखिला हैं पाकिस्तान के। तो एक जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि यहाँ पे जो वज़ारत दाखिला के मातहत जो महकमे हैं उनके सरबराहान की जो तैनाती है, जो असल में इस्लामाबाद को चलाने वाले लोग हैं, बल्कि वज़ारत दाखिला के जो सेक्रेटरी हैं वो तो मुल्की लेवल की पॉलिसी बनाते हैं। तो सेक्रेटरी दाखिला और चीफ़ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद, इन 3 ओहदों के ऊपर जो नाम मोहसिन नकवी साहब ने दिए और जो जिन लोगों को वज़ीर आज़म लाना चाहते थे, उसके ऊपर एक क्लैश है। और ये क्लैश है बराह रास्त पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दरमियान, क्योंकि वज़ीर आज़म समझते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी से इस्लामाबाद से हमारे MNS जीते हैं, तीसरे जो आज़ाद जीते थे वो भी शामिल हो गए हैं। तो हमने डिलीवर करना है तो इन ओहदों के ऊपर हमारे लोग होने चाहिए ताकि लोगों के हम मसाइल हल करें और दोबारा उन्हें मतलब डिलीवरेंस करें और अपनी कारकर्दगी लेके जाएं। जबकि मोहसिन नकवी जो हैं उनका ये मानना है कि मैं अपनी टीम के बगैर जो है वो काम नहीं कर सकता। और आपको पता है कि उन्होंने पंजाब में भी अपनी एक टीम बनाई हुई थी। फिर जब उनका PCB का ऑर्डर हुआ था, चेयरमैन PCB का पिछले महीने, तो वो वहाँ पे भी जो है डेपुटेशन पे 3 अफसर लेके गए थे और इंटरेस्टिंगली 2 पुलिस अफसर भी लेके गए थे, 2 SP भी लेके गए थे, एक सीनियर ब्यूरोक्रेट को भी लेके गए थे। तो अब तनाज़ा जो है वो ये है कि जो मियाँ शहबाज शरीफ हैं वो उनकी तरफ से जो नाम आए थे 3 ब्यूरोक्रेट्स के, उनमें एक ग्रेड 21 के मोमिन आगा हैं जो सेक्रेटरी कम्युनिकेशन रहे हैं, इंडस्ट्रीज और प्रोडक्शन में मुख्तलिफ अहम ओहदों पर रहे हैं। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव बड़े वाइब्रेंट हैं, मुझे उनके बारे में इल्म है, बड़े वाइब्रेंट जी, बड़े एक्टिव भी हैं। उसके अलावा दूसरे डॉक्टर फ़खर आलम इरफान थे, ये चीफ सेक्रेटरी सिंध भी रहे हैं, उससे पहले सेक्रेटरी हाउसिंग एंड वर्क्स रहे हैं, ये भी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ग्रेड 22 के अफसर। और तीसरे अफसर थे ग्रेड 21 के सैयद अली मुर्तज़ा, जो स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला भी हैं और अहम ओहदों पे भी रहे हैं इससे पहले। तो इन ओहदों को वो लाना चाह रहे थे, लेकिन मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को सेक्रेटरी दाखिला लाना चाहते हैं, जिन्होंने पंजाब में उनके साथ सर्व किया हुआ IG और बड़ा उनके दरमियान एक क्लोज रिलेशनशिप और अंडरस्टैंडिंग है। अब वो पुलिस ग्रुप ऑफ पाकिस्तान के और इस पर DMG ग्रुप भी रजिस्ट कर रहा है कि DMG का अफसर हमारा जो है वो लगना चाहिए इधर वज़ारत दाखिला में। तो डॉक्टर उस्मान अनवर गो के एक बड़े एनर्जेटिक और बड़े ज़बरदस्त अफसर साबित हो रहे हैं लाहौर में, लेकिन पंजाब में, लेकिन अब सेक्रेटरी दाखिला के लिए उनको लाने पे जो हैं वो मोहसिन नकवी साहब वज़ीर हैं। इसी तरह लेफ्टिनेंट रिटायर्ड सुहेल अशरफ ग्रेड 20 के ऑफिसर हैं जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ही हैं। ये पंजाब में सेक्रेटरी कम्युनिकेशन एंड वर्क थे ग्रेड 20 में, और जब मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन PCB बने तो इनको भी PCB में ले गए थे और कहा यही जा रहा था कि मेनली PCB के सारे मामला जो हैं वो
यही देखेंगे। और इनके साथ 2 ग्रेड 18 के ऑफिसर्स जो एसपीज़ को लेके गए थे पीसीबी में पुलिस से, मोहसिन नकवी साहब, वो जैन आसिम और इर्तज़ा कोमेल 2 ऑफिसर्स थे, इनको वो लेके गए थे। अब वो वज़ीद हैं कि मैंने जो है उन्होंने ये नाम भेजे तो वज़ीर आज़म ने फ़ाइल रोक ली। वज़ीर आज़म ने नाम प्रपोज़ किए, उस पर इन्होंने इज़हार किया कि ये नाम मुझे पसंद नहीं है। तो उसके बाद फिर जो मोहसिन नकवी हैं उन्होंने ताकतवर हलकों से रब्ता किया है और उन्होंने कहा है कि भाई मेरी टीम अगर नहीं होगी मेरे साथ तो मेरे लिए काम करना जो है वो मुश्किल भी होगा और मुमकिन भी नहीं होगा। तो अब देखना ये है, हल्के तो वज़ीर आज़म है ना, हमारे वज़ीर आज़म के अलावा जो ताकतवर हल्के हैं। यार देखें, मुल्क का सबसे ताकतवर हल्का तो वज़ीर आज़म ही होता है। आसिफ, ये तो आप बिल्कुल ना, जी वज़ीर आज़म की तौहीन कर रहे हैं आसिफ, ये बड़ी ज़्यादा। लेकिन आप देखें ना कि कुछ इनविजिबल ताकतवर हल्के भी हैं ना, जो आजकल बड़े विजिबल नज़र आ रहे हैं हर जगह पे। तो अब जनाब अली, अच्छा आसिफ, वैसे मैं अब आपको एक बात बताऊं, जो आईजी पंजाब की बात डॉक्टर उस्मान अनवर की है, बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन मुझे आपकी बात की तस्दीक ही है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि डॉक्टर उस्मान अनवर साहब के इर्द गिर्द के लोग बताते हैं कि डॉक्टर उस्मान अनवर साहब की ख्वाहिश ये है, डॉक्टर उस्मान अनवर की, कि वो सेक्रेटरी इंटीरियर लग जाएं तो क्या ही बात है, लेकिन उनकी ख्वाहिश ये है कि DGFIA लगे। ठीक है। अब आपने जो सेक्रेटरी इंटीरियर की बात की, बड़ी अहम पोजीशन है। इसी सेक्रेटरी इंटीरियर के ये जो पोजीशन थी ना, ये किसी ज़माने में पुलिस सर्विस की पोजीशन होती थी। इसके ऊपर जो आखिरी पुलिस अफसर लगे हैं वो कमाल शाह लगे हैं, जो कि बड़ा लंबा अरसा सर्व करते रहे। अच्छा, अब ये जो पोजीशन है ना, ये आइडियली पुलिस अफसर की होनी चाहिए, और ये थी भी पुलिस अफसर की। ठीक है। जो कमाल शाह थे उनसे, वो भी मेरे ख्याल में कोई 25 के 20 साल के बाद एक पुलिस अफसर यहाँ पर लगा था, और उसके बाद किसी को आने नहीं दिया गया, DMGs ने या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वालों ने यहाँ पर नहीं आने दिया। ये पोजीशन पुलिस वाले की इसलिए होनी चाहिए कि इस वजारत का ताल्लुक बराह रास्त सिक्योरिटी से है, अमन व अमान से है, और ये जो पुलिस अफसर्स हैं हमारे, ये डायरेक्टली ये चीज़ें डील कर रहे होते हैं। इनका बैकग्राउंड नॉलेज है, इनको चीज़ों का पता है। अच्छा, और कमाल शाह जो है ना, मैं आसिफ आपको बताऊं, कमाल शाह आप भी जानते हैं उन्हें, मेरा बड़ा उनके साथ ताल्लुक़ रहा, यानी कि इंटरेक्शन बड़ा रहा, कवर करते रहे। मैं उनके कंपैरिजन जब करता हूँ ना, तो मैं ये समझता हूँ आइडियली यहाँ पर वो पुलिस अफसर लगना चाहिए जिसने कम से कम 2-3 सूबों में सर्व किया हो। डॉक्टर उस्मान अनवर उसके ऊपर पूरा उतरते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो क्विक रिस्पांस एक पुलिस अफसर देगा, शायद वो DMG अफसर उस तरह से नहीं देगा। आपकी इस बात को मैं थोड़ा सा आगे इस तरह बढ़ाऊँगा कि आपको पता है कि ये जो DGIB है, इसके लिए भी क्राइटेरिया यही होता है कि जो सबसे सीनियर IG होगा आपका, जो एक फादरली फिगर होगा पुलिस में, सारे IG से सीनियर है, उसको लगाया जाए। हमने देखा है कि वहाँ पे जब पुलिस ऑफिसर लगाए गए हैं, जैसे आफ्ताब सुल्तान साहब थे, मेरा ख्याल है कि उन्होंने कमाल वहाँ पे काम किया। इसी तरह जो आपके डॉक्टर शुएब सैडल साहब, इतना बड़ा। अच्छा, जावेद नूर का जो IB के चीफ रहे, जावेद नूर वफात पा गए, उनका जिक्र बड़ा कम होता है, लेकिन मैं अब आपको बताऊं कि 3 अफसर्स जिन्होंने IB की डायनामिक्स चेंज की है ना गुज़िश्ता 2 दहाइयों में, 3 अफसर, उनमें सबसे पहले जावेद नूर, डॉक्टर शुएब सैडल और आफ्ताब सुल्तान, ये 3 हैं। आफ्ताब सुल्तान ने तो कमाल कर दिया ना, उन्होंने तो यानी कि जिसे कहते हैं सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2014 का जो धरना था वो आफ्ताब सुल्तान के नीचे काम करने वाली IB ने नाकाम बनाया था, और उस वक्त ISI थी वो धरने के पीछे, ये याद रखें। और एजाज देखें, उस वक्त मुझे इल्म है कि मियाँ साहब उन्हें तमगा जमहूरियत देना चाह रहे थे। अच्छा, लेकिन उन्हें मना किया गया था कि इससे बहुत ज़्यादा जो है ना एक टेंशन पैदा हो जाएगी, जब आपके एक IB के जो ऑफिसर को अगर आप इस तरह तमगा जमहूरियत देंगे तो इदारों के अंदर एक तनाव की कैफियत आ जाएगी, जिसकी वजह से उन्हें नहीं दिया गया। अदरवाइज़ उन्होंने धरने के अंदर जो कॉल्स रिकॉर्ड की थी और जो उन्होंने बताया कि PM हाउस पे अटैक के लिए गाड़ियां आगे लाने की बात, और ये सारा तो उन्होंने तो इसको वो अच्छा, ये तो पॉलिटिकल साइड है ना, जो टेररिज्म की साइड पे IB ने काम किया वो भी बड़ा है। अच्छा, लेकिन अभी जो फवाद असदुल्ला हैं, जो कि IB कैडर के हैं, ये आफ्ताब सुल्तान के साथ हुआ करते थे,
यानी कि ये उनकी टीम का हिस्सा थे। अच्छा, ये भी बड़ा अलमी है कि आफ्ताब सुल्तान की टीम के साथ डॉक्टर सलमान, जो कि इमरान खान साहब के दौर में IB चीफ थे, वो भी थे और ये भी थे। लेकिन डॉक्टर सलमान साहब ने बड़ा ही मायूस किया, मतलब खुदा उनको खैरियत से रखे, उन्होंने बड़ी बीमारी काटी है, लेकिन उन्होंने बड़ा ही मायूस किया। उनके दौर में क्या क्या हुआ और IB ने क्या किया ये भी एक, इस पे भी किसी दिन अलग बात करेंगे। अलग बात, लेकिन इसमें एक लाइन, बात कहीं और से कहीं और निकल गई। हाँ, लेकिन एक लाइन ले लें एजाज, इसमें आपको पता है ना कि फिर IB खान साहब के दौर में IB के साथ हुआ क्या था, वो भी एक स्टोरी है, कभी डिटेल में बात करेंगे। आसिफ, मैंने जब डॉक्टर सुलेमान आए थे ना, तो डॉक्टर सुलेमान आए तो उन्होंने आते साथ तकरीबन 2 दर्जन के करीब या 1.5 दर्जन के करीब अफसर्स को तब्दील कर लिया, और डॉक्टर सुलेमान ने अपना अपॉइंटमेंट लेटर किस जगह से वसूल किया था, ये बात मैं सुनाऊंगा तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, लेकिन कहीं और चली जाएगी। फैक्टर और भी था, वो तो था ही था, लेकिन जो PS इनका इक्विपमेंट चला गया बहुत सारा, आपको पता है वो सारी चीज़ें, तो वो इदारा पीछे चला गया। लेकिन बहरहाल एक बात है कि पुलिस ग्रुप के जो अफसर्स आते हैं इन पोजीशंस पे ज़्यादा अच्छा, नो डाउट, वो करते हैं। अब आ जाते हैं, तो अब देखना ये है, आखिरी बात इसमें ये है कि ताकतवर वज़ीर आला जो रहे हैं हमारे, और अभी ताकतवर वज़ीर दाखिला हैं, क्या वो अपने अफसर लगवा लेते हैं? अगर उन्होंने अपने अफसर लगवा लिए तो एजाज़, पिछली हुकूमत में तो ये था ना कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है सिर्फ इस्लामाबाद में, PTI वाले कहते थे कि ये तरनोल से लेके बाराकऊ तक है, तो मेरा ख्याल है फिर अगर उनकी मर्ज़ी के ये अफसर भी ना लगे तो मेरा ख्याल है ये इस्लामाबाद वाली बात भी झूठ हो जाएगी कि इधर भी उनकी हुकूमत है कि नहीं आसिफ, लेकिन मैं इस बात को नहीं बाय करता जो आपकी राय है। मेरा ये ख्याल है कि कम वक्त में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं। मैं, आपको पता है मेरी शहबाज साहब के बारे में कोई इतनी आइडियल अच्छी राय नहीं है, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर हैं इस मुल्क के। वज़ीर दाखिला उन्हीं की कमांड में है, कैबिनेट की मीटिंग्स में वो बैठेंगे। सबको पता है कि वज़ीर दाखिला कहाँ से आए हैं या इनका बैकग्राउंड किधर है, आई एग्री विद यू, लेकिन टीम जो लीडर है वो टीम लीडर ही होता है, ये भी तय है। और ये जो टीम है, ये टीम इस्टेब्लिशमेंट की बैक से चल रही है, पूरी टीम जो है इस्टेब्लिशमेंट की बैक से चल रही है। तो खैर मेरे ख्याल में आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। बहरहाल ये इंटरेस्टिंग, आने वाले दिन भी अहम है। नो डाउट। अच्छा, दूसरा मामला था वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब। जी, तो एजाज़ औरंगज़ेब साहब, आपको पता है कि वो डच नेशनल थे और वहाँ पे उन्होंने नेशनैलिटी ली हुई थी, और पाकिस्तान की नेशनैलिटी जो है वो उन्होंने जो है वो छोड़ दी थी, ठीक है। तो वहाँ पे नीदरलैंड की नेशनैलिटी थी उनकी, अभी जब वो एग्री हुए वज़ीर ख़जाना बनने पे, और जब वो पाकिस्तान आए तो इंटरेस्टिंगली ये बात शायद कम लोगों को पता होगी कि जब उन्होंने बतौर वफाकी वज़ीर हल्फ उठाया तो वो पाकिस्तान के शहरी नहीं थे। और अब एक मसला था, जब वो आए तो हमारे जो कानूनी दिमाग है उनके सामने ये मामला था कि एक गैर पाकिस्तानी शहरी जो है वो काबीना का वज़ीर बनने जा रहा है, तो और इसकी नेशनैलिटी का भी मैटर है। तो नेशनैलिटी जो है उसका एक प्रोसीजर है पूरा अप्लाई करने का, और उसको वेव जो है वो कर सकती है कम्पिटेंट जो अथॉरिटी है वो काबीना है। लेकिन मसला ये था कि पहले काबीना के इजलास में उन्हें शरीक होना था कि IMF से बातचीत भी करनी है। तो अब तय ये हुआ, फिर कुछ जो सियाने, जो आपको कहते हैं ना कि सियाने जो बुज़ुर्ग होते हैं, बाबे होते हैं बीच में, उन्होंने कहा जी कि आप इनका ओथ करवा लें, आप बराह रास्त वज़ीर आज़म से मंजूरी ले लें और उस मंजूरी की अप्रूवल दोबारा काबीना से ले लें। तो पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने ओथ के बाद जो पहले काम किए उसमें से वफाकी वज़ीर ख़जाना की शहरियत की मंजूरी दी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि वफाकी हुकूमत से मुराद वज़ीर आज़म नहीं है, काबीना है। ठीक है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग के तहत जो है फिर वो बैठे काबीना के इजलास में, और काबीना ने उसके बाद अप्रूव की उनकी शहरियत। तो ये स्टोरी है। यानी इससे पहले भी आप देखें कि हमारे एक वज़ीर ख़जाना आए थे शौकत अजीज़, वो भी बाद में वज़ीर आज़म हुए, और एक मोइन कुरैशी थे, वो दोनों वज़ीर आज़म हुए, और दोनों का ही नेशनैलिटी का इशू था। एक जो थे उन्हें तो एयरपोर्ट के ऊपर पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड दिया गया था, ठीक है जी, और दूसरे जो थे उनको उनका नेशनैलिटी तो उनकी डुअल थी, लेकिन उनको MNA बनवाया गया एक सीट अटक से खाली करा के शौकत अजीज़ साहब को, और फिर वो वज़ीर ख़जाना बने और लेटर वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। तो देख लें कि जो ताकतवर लोगों के लाए हुए लोग होते हैं
वो उनके लिए हमारे जो रास्ते खुल जाते हैं, दरवाजे क्योंकि खुल जाते देखें हैं। पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि डुअल नेशनल जो आदमी है ना वो सरकारी अफसर भी नहीं हो सकता और वो अवामी अहदे के लिए भी नाअहल है, यानी पार्लियामेंट में पार्लियामान का मेंबर नहीं हो सकता और इस तरह। तो अब इनके लिए खसूसी तौर पे ये रियायत की गई और फिर इसको वज़ीर-ए-आज़म ने पहले अप्रूव किया, फिर काबीना ने किया और फिर उनकी नेशनैलिटी जो है वो दोबारा से रिवोक हुई, जो पाकिस्तान की वो पहले विड्रॉ कर चुके थे। तो ये एजाज़ ज़बरदस्त है। इसके ऊपर ना कुछ और अपडेट भी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ वो भी अलग स्टोरी की मुतकाज़ी है, तो वो हम कल करेंगे। कल करेंगे। लेकिन आप आज ये बताएं कि आज जो डोनाल्ड लू आज वहाँ पे ब्रीफिंग दे रहे थे वहाँ पे अमेरिका में अपने अरकान पार्लियामेंट को, तो वो ही मरकज़ी किरदार हैं उस सारी साइफर वाली स्टोरी के। तो वो एजाज़ क्या कह रहे थे वहाँ पे? अच्छा, कुछ डिफरेंट भी कहा उन्होंने? आसिफ, आज अमेरिका में जिस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं, आपसे थोड़ी देर पहले कमेटी का इजलास हो रहा था कांग्रेस में। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ये कांग्रेस की जो कमेटी है इसकी अहमियत क्या है, जिसमें ये सारी मीटिंग हो रही थी और ये क्यों हुई है, सबसे पहले। फिर हम प्रोसीडिंग की बात करते हैं और ख़त्म करते हैं क्विकली। पहली बात यह है कि अमेरिका का जो सिस्टम है वो दो ईवानों पर मुश्तमिल है। कांग्रेस दो ईवानों पर मुश्तमिल है, एक है सेनेट और दूसरी है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। जो सेनेट है वो बड़ी पावरफुल होती है। सेनेट की जो फॉरेन अफेयर्स कमेटी है वो बहुत ही पावरफुल होती है। ये नहीं मैं पाकिस्तान जैसे मुल्कों के वाले से बात कर रहा हूँ, ठीक है। जबकि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, पाकिस्तान जैसे मुल्कों के हवाले से बात कर रहा हूँ ना, कि जब दुनिया के ममालिक के हवाले से बात कर रहे हैं तो हमारे मुल्क के बारे में अगर अमेरिकी सेनेट कोई बात करती है तो उसके पास ज़्यादा पावर्स हैं, ज़्यादा अहमियत है उसकी। ये है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जिसे ऐवान नुमाइंदगान कहते हैं। और ये ऐवान नुमाइंदगान की जो फॉरेन अफेयर्स कमेटी है उसकी भी ज़ैली कमेटी है, ठीक है। लेकिन इस ज़ैली कमेटी की अहमियत क्यों हुई, क्यों बन गई? एक तो यह है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात और इंतखाबात के वाले से इसने बात करनी थी। बात इस कमेटी के इजलास में जो फॉरेन अफेयर्स कमेटी है उसके सरबराह भी मैकेल उनका नाम है, वो भी आए, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये गैर मामूली अहमियत की कमेटी के अंदर इन हालात में ये ऐसा क्या हुआ है कि यहाँ पर इनकी ये इजलास होने लग पड़ा और ये हुआ। बैकग्राउंड में पीटीआई बड़ा काम कर रही है। पीटीआई क्यों काम कर रही है और कैसे काम कर रही है? अमेरिका में इंतखाबात होने जा रहे हैं नवंबर में। अब ऐवान नुमाइंदगान ने जाके बरह रास्त वोट लेना है। बरह रास्त जब वोट लेना है तो इन्होंने क्या करना है, लोगों के पास जाना है, कम्युनिटीज़ के पास जाना है। अब वो जो जिन कम्युनिटीज़ के पास जा रहे हैं उन कम्युनिटीज़ में पाकिस्तानी कम्युनिटी भी है। उनकी डिमांड क्या है? उनकी डिमांड ये है कि जी पाकिस्तान में तो बड़ा इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है और इंतखाबात चोरी कर लिए गए। ये नहीं है कि पहले नहीं होते रहे, पहले नहीं होती, ये सब कुछ पहले भी होता रहा, अभी भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक ख़ास माहौल आया ना, इलेक्शन हो रहे थे, अब उसमें ये बुला लिया गया इजलास जब बुलाया गया तो ओपनिंग रिमार्क्स जो चेयर के हैं वो बड़े अहम हैं। और चेयर के बाद जो सवाल किए गए, और डोनाल्ड लू जो है अमरीकी साउथ एशिया के वाले सेक्रेटरी हैं अमरीकी वजारत ख़ारजा में, तो वो डोनाल्ड लू आ गए उधर, जिन्होंने ज़ाहिर है जवाब देना था सारे मामलात का, वो मौजूद थे उधर। तो एक तो ये कि वहाँ पे भी हल्ला गुला होने की कोशिश की, जो कि वहाँ पर संभाल लिया गया। जनरल पब्लिक शायद बैठी हुई थी ना जी, जनरल पब्लिक हेयरिंग में। जी, वो ओपन हेयरिंग है, वहाँ पर और कोई भी जा सकता है, लाइव टेलीकास्ट भी हो रही थी, वहाँ पर कोई भी जा सकता है, वो कोई उसमें मसला नहीं। अब हुआ क्या, 3-4 मोटी बातें मैं आपको बता दूं कि क्या हुई हैं। एक तो ये कहा कि उन्होंने कहा जी हमें पाकिस्तान में जो इंतखाबी बेज़ाब्तगी हैं उनके ऊपर कंसर्न हमने शो किया है। दूसरा उन्होंने कहा कि जब 9 मई को अमेरिका ने गिरफ़्तार किया, जब पाकिस्तान ने गिरफ़्तार किया था इमरान खान के ऊपर, उसके ऊपर भी हमने बयान दिया था और उस पर सवाल उठाए थे। तीसरी बात यह है कि उन्होंने कहा जी हम सोच रहे हैं कि ये पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक ज़ाहिर कंट्री है, इसमें ये जो इंतखाबी बेज़ाब्तियाँ हैं इसकी तहकीकात होनी चाहिए, तो किस तरह हो, ठीक है। ये एक नंबर पॉलिटिक्स के वाले से तो बात की। फिर वहाँ पर 2-3 रैप्स आए हुए थे, पर्टिकुलरली जो रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं जिनका मैं नाम लेना ज़रूर चाहूँगा, कि एक शैरोन थे, वहाँ पे हाउस के मेंबर्स थे, कमेटी में आए हुए थे, उन्होंने बड़े सवाल किए। और एक रिप्रेजेंटेटिव थे विल्सन, उन्होंने
सवाल किए। एक रिप्रेजेंटेटिव जो थे एमओ, उन्होंने हमारे मतलब सवाल किए, वो मैं एंड पे आता हूँ। ये शैरोन ने और विल्सन ने जो सवाल किए ना बड़े, एक तो उन्होंने कहा कि आप ये बताएं कि क्या पाकिस्तान की जो हुकूमत थी इमरान खान की, उसको आपने बरतरफ किया था? डोनाल्ड लू ने कहा जी बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा जी CIA ने या किसी और महकमे, उसने कहा किसी एक बंदे ने भी नहीं। फिर उन्होंने कहा कि जी असद मजीद जो है पाकिस्तान के एम्बेसडर, वो ख़ुद पाकिस्तान में एक मुकदमा चल रहा है, तो वो वहाँ पर भी इस बयान को या इस नैरेटिव को ना कर चुके हैं या इसकी तरदीद कर चुके हैं कि अमेरिका ने ऐसा किया। उन्होंने कहा जी हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने कहा जी हमारा इंटरेस्ट क्या है? अब आ जाते हैं उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है, ये सबसे अहम बात है। उन्होंने 3 बातें की, तरतीब देखिए इन बातों की। उन्होंने कहा जी हम समझते हैं कि पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा खदशा है ना, वो दहशतगर्दी का खदशा है। ठीक है, और दुरुस्त बात है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा थ्रेट आ रहा है वो अफ़गानिस्तान से आ रहा है, और यहाँ पर अटैक हो रहे हैं, और यहाँ पर लोग जो पिछले साल 2023 का एग्जाम्पल दिया, उन्होंने कहा जी 1000 बंदा मारा गया। ठीक है, उन्होंने कहा जी हम इस वाले से बड़े कंसर्न हैं। और पाकिस्तान यानी कि प्रायोरिटी नंबर 1 उन्होंने क्या बताई कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है। ठीक है जी। प्रायोरिटी नंबर 2 उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की मईशत ख़राब है। कहते हैं जी टेररिज्म एक बड़ी वजह है मईशत की ख़राबी की। और ये अगली जो बात थी ना, वो लाइन बड़ी अहम लाइन है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की जो आज़ादियाँ हैं या डेमोक्रेसी है, वो तो उस वक्त ये मामलात चलें जब मईशत चलती हो। कहते मुल्क में तो मईशत नहीं चल रही, और मईशत क्यों नहीं चल रही? टेररिज्म है। तो उन्होंने अपनी पॉलिसी लाइन दे दी है कि ये जो पाकिस्तान में सिस्टम है, वी आर ओके विद इट। पाकिस्तान में टेररिज्म का ख़तरा है, हम इनके साथ ताउन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अफ़गानों के साथ भी करते हैं कि उनकी सरजमीन नहीं होनी चाहिए। मईशत इनकी का मसला है, वो ये कोशिश कर रहे हैं, और हम भी चाहते हैं कि इनके साथ बिज़नेस बढ़े। और तीसरे नंबर पे उन्होंने बात की ये जो इरेगुलरिटीज़ है। जो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर आए थे कमेटी में, एमओ, उन्होंने बात किया जी शख्सी आज़ादियों के वाले से, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के वाले से, इंटरनेट बंद हो गया, वो एक्स के वाले से भी जो बंदिश वगैरह हुई है, तो उसके ऊपर भी उन्होंने कहा जी हमें भी कंसर्न है और हम बातचीत कर रहे हैं। कोई एक जगह ना कि उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान में तो हुकूमत गैर कानूनी है, और ये वो नहीं कहा। आफरीदी की क्या बात हुई कि बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल आपने। वहाँ पर गालबन रिप्रेजेंटेटिव थे शैरोन, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ये बताएं कि क्या हम जो 14 साल हो गए हैं, डॉक्टर शकील अफरीदी वो उधर कैद है, और शकील अफरीदी वो है जिसने उसामा बिन लादेन को गिरफ़्तार करने में बड़ी मदद की थी। तो दुनिया में ये मैसेज आएगा कि कोई भी बंदा CIA से तावन ना करे, और क्या हम ट्रेड करेंगे, यानी आफिया सिद्दीकी के साथ जो है उसको तबादला कर लेंगे, स्वैप कर लेंगे प्रेजेंट। तो इसके ऊपर डोनाल्ड लू ने बड़ी अहम बात, उसने कहा जी मेरे साथ जो ऑफिशियल्स हाई लेवल के मिलते हैं उन्होंने कभी ये बात नहीं की, आफिया सिद्दीकी की, यानी कि स्वैप वाली बात है। तो फिर उसके ऊपर कन्फ्रंट वगैरह किया उन्होंने, लेकिन इन शॉर्ट ये कि इस हद तक ये बात हुई है, लेकिन अहम बात है। तो ये सारी कहानी है। तो एजाज बीच में शोर शराबा किसने किया था वहाँ पे? वहाँ पे आपको पता है कौन लोग? आसिफ वो खलाई मखलूक थी, नज़र नहीं आ रही थी। नहीं, कुछ और लोग थे। वो PTI जो है ना, अमेरिका में PTI वो बड़ी एक्टिव है, और उन्होंने ये मीटिंग करवाई थी, और वहाँ पे ही जब डोनाल्ड लू तरदीद कर रहे थे कि हमारा इमरान खान की हुकूमत गिराने में हमारा कोई हाथ नहीं है, तो वो PTI के लोग फिर वहाँ कुछ लोगों ने वहाँ से आवाज़ें जिनकी आ रही थी कि वो कह रहे थे कि ये झूठ बोल रहे हैं और ये दुरुस्त बात नहीं है रकायत के खिलाफ। ऐसा ही। फिर उस पर मेरा ख्याल है कमेटी ने कहा कि इन लोगों को बाहर निकाल दें। हाँ, उन्होंने कहा जी हाउस ऑर्डर में लेके आए, ये ठीक नहीं है। तो मेरे ख्याल में आज के शो यही है। ठीक है, तो नाज़रीन आपने हमारा शो देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप अपनी राय दिया करें। कमेंट्स आज फिर रह गए आसिफ साहब, बड़ी गलत देखें आपने गलत काम किया है, मुझे भी याद दिख रहा है। मैं बिल्कुल माजरत चाहता हूँ। कल यकीनी तौर पे आपके कमेंट्स ज़्यादा तादाद में हम पढ़ेंगे, और अगर आपने हमें कोई मालूमात देनी हो तो talkshop777@gmail पे दीजिए।